हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टेक तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह पॉलिटी का पार्ट 3 है जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे आज हम। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है हमारा, स्पेस को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वें राज्य के रूप में किया गया। 2006 से पूर्व इसका नाम उत्तरांचल था। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता, अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पाणिक्कर में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1972 है। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था अर्थात दोनों देशों में संघ और उसकी इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है। यदि संघ और उसकी इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक का कार्य करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में एक हरी नागरिकता है। भारत में एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी केंद्र व राज्य नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद बल देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की एकता पर। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहां के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों का संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में। स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को सार्वभौमिक संशोधन प्राप्त करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के.सी. भैयर ने। के.सी. भैयर पुस्तक, इनकी पुस्तक है फेडरल गवर्नमेंट, ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। उसने लिखा है कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परिसंकल्प है। यह एक एक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघीय परिसंघीय लक्षण है। यह अनुसंघीय एक एक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का प्रमुख कारण यह था कि इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता सर्वाधिक है। भारत का संविधान मुख्यतः संघात्मक है क्योंकि इसमें संघ सरकार के प्राय सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान लिखित, सर्वोच्च, निश्चित एवं स्पष्ट है। बहुत से मामलों में यह अपरिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के.सी. भैयर को।
केसी भैयर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। केसी भैयर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। उद्देश्य का स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार। हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1, 2, 3 और 4 सभी ये सम्मिलित हैं। संघ राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। संविधान द्वारा विहित राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। वर्तमान में संघ के सदस्य 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध इत्यादि के लिए तंत्र की स्थापना की गई। राष्ट्रपति अंतर राज्य विवादों की जांच करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है, जिसके लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार विभाजन का आधार होता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध आधार है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न है। पहला, 2 स्तर की सरकारें। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। पांचवा, लिखित व कठोर संविधान। छठवां, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं सातवां, द्विसदनीय व्यवस्था। अगला प्रश्न, संघात्मक शासन में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं, यानी संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है और लिखित व कठोर संविधान पाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, शक्तियों का विभाजन तथा न्यायपालिका का प्राधिकार संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अलावा निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं। सशक्त केंद्र, राज्य अनुस्वय नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, जबकि अन्य विकल्प संघीय लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीयकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। इसके होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में ही एकात्मकता के प्रबल तत्व उपस्थित है। अगला प्रश्न, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कर प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार
लोकसभा की संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक सदस्य और संघ तथा राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 80 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और शेष 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जिसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली से 3 सदस्य तथा पांडिचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को। संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैध करता है जो व्यवस्थापका द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हों। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। याद रखना, संरक्षक। ध्यातव्य है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। याद रखना, न्यायपालिका को माना जाता है संविधान का संतुलन चक्र। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था है। इस प्रणाली के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राज्य का अधिपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी सही हैं। यानी कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत देश की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, लेकिन यह व्यवस्थापका को भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद आदि। सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन को तथा दूसरे को कारण कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति संघीय है क्योंकि संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय, प्रांतीय एवं संवैती सूची के विषयों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में विशेष परिस्थितियों में शक्ति के केंद्रीयकरण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग, ये सभी अस्तित्व में है। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग तथा पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली व पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की संसूचियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध से। जून 1983 को केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसमें से बी शिवरामन और एस.आर. सेन 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 247 सफाई से अक्टूबर 87 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। अगला प्रश्न, सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य के बीच संबंध को स्थापित करना अच्छे से। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच संबंध, प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को तथा राज्य सूची 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। संबंधित सूची 52 विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 व 246। अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों को राज्य क्षेत्रीय सीमाएं अंकित करता है तथा अनुच्छेद 246 यह परिनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 245 व अनुच्छेद 246 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1 भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इसे विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में उल्लेखित या सम्मिलित किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध के बारे में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। शीतल बाढ़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1969, राजमन्नार समिति 22 सितंबर 1969, सरकारिया समिति 9 जून 1983 और एम पुंछी आयोग 27 अप्रैल 2007। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। केंद्र राज्यों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनर्विलोकन करने के लिए 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के संदर्भ में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन तथा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केंद्र राज्यों से संबंधित है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्यों के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग। राजमन्नार समिति तथा सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्यों के संबंधों के परिक्षेप में किया गया, लेकिन तारकुंडी समिति का गठन चुनाव सुधारों में परिप्रेक्षेप में किया गया था। अगला प्रश्न है, राजमन्नार समिति का सुझाव था कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो और राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। सितंबर 1969 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने श्री पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, पीसी चंद्रा रेड्डी की एक समिति बनाई। इस समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित किया जाए तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो ताकि उन्हें केंद्र पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों पर निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन पारित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदन की कुल संख्या की बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। स्टेप पढ़ते हैं, संघ और राज्य की सहमति से संशोधित होने वाले विधेयक। इस प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है कि प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या की बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। इसके पश्चात यह पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया विधेयक पारित माना जाएगा। राज्यों के अनुमोदित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात यह संशोधित विधेयक अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारों। राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। ऋण दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय तथा राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड 1 में वर्णित है कि कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के 1965 के अधिनियम के अनुसार। केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है। समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों का उपबंध है। ध्यातव्य है कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्गृहित करके अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कुछ कर पूर्णतः या अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापका को प्रधानता दी जाती है। अनुच्छेद 254 में व्यवस्था है कि सूचियों के विषय में विधान बनाने में केंद्र राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। पहला, संघ सूची। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के 98 विषय या मद हैं जिन पर संघ को विधि बनाने की अनंत शक्ति है। राज्य सूची। इस सूची में 61 विषय हैं जिन पर विधान परिषद को बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची। इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के 52 विषय सम्मिलित हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगी। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक समान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल थर्ड। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है तो कुछ असमानता है। जहां भारत में अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अपशिष्ट शक्ति राज्यों में निहित है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इस असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्याय पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना आदि। अतः उपरोक्त विकल्पों में केवल विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघों के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 292 व 293 में केंद्र व राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है और वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।